हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग सदिश योग के नियम पर आधारित कुछ एग्जांपल्स को और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और चेक करेंगे और आज कुछ क्वेश्चंस और करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक नंबर का हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा और जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा क्लास में स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने क्लास को वापस से रीशेड्यूल करके स्ट्रीमिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब हम उसी क्वेश्चन से वापस आगे बढ़ रहे हैं जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। बेटा जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि दो वेक्टर हैं आपके पास और दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं। अच्छे से आपको बताया गया था कि दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं। ऐसे आपको इनका परिणामी सदिश निकालना है और परिणामी सदिश के लिए आपको उसका मान भी निकालना है और आपको उसका जो है डायरेक्शन भी निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, थोड़ा मान वगैरह परफेक्ट तरीके से रखते हुए। आर इज इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको रीचेक करिएगा अच्छे से। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का मान कितना है एफ स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है एफ स्क्वायर, प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। सही बोला क्या मैंने? बढ़िया जी, आगे बढ़े। अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 है, 2 से 2 कट गया, ये आया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर दो वेक्टर बराबर परिमाण के एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं तो उनका परिणामी भी किसी एक के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। ये कहानी समझ में आ गई सबको? अच्छे से दिल लगा करके पढ़ें ताकि टॉपिक पढ़ने में मजा आए, जीवन में शांति रहे, है ना। चलो, अब अपन एक काम और करते हैं, साथ ही साथ इसका एंगल भी चेक कर लेते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज पूरा कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज ऐसे पूरा होगा। अब इनके कॉमन पॉइंट से जो विकर्ण जा रहा है वही आपका आर है। अब आपको इस आर का एंगल चाहिए इस एक वेक्टर से। ये एंगल अल्फा है और इस अल्फा के लिए फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूले में पुट किया अपन ने तो बी साइन 120 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 120 डिग्री का एंगल है। बहुत अच्छे, यहां तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी कितना है? बी एफ है, तो एफ साइन 120, साइन 120 होता है √3/2 डिवाइड बाय ए। ए भी कितना है? एफ बी, बी भी कितना है? एफ कॉस 120 वो होता है माइनस का 1/2। एफ कॉमन आउट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3/2, नीचे बचेगा 1 माइनस 1/2। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ये हो जाएगा √3/2, नीचे बचा आधा, आधा उल्टा होके हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया, कितना निकल के आ गया? √3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां से देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल करके आया? √3। tan अल्फा का मान √3 पता है तुमको कब होता है? tan अल्फा का मान √3 तब होता है जब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? √3 होता है। मतलब यहां समझ में आता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। और अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है तो बहुत खुशी की बात है, ये जो एंगल बन रहा ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? √3 होता है। उसके हिसाब से कहानी हो गई। सर हम लोग बाकी क्वेश्चंस कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे मतलब अभी करवाऊंगा ना मैं आपको, तब देखना। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आगे बढ़ सकते हैं अपन। हम्म। क्या हो गया?
डन, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब एक प्रश्न करोगे खुद से, अगला क्वेश्चन करते हैं। दो वेक्टर है आपके पास बेटा, एक वेक्टर ये रहा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इसको अपन, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। दोनों वेक्टर बराबर हैं एफ और एफ, और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। दोनों एक दूसरे से कितने पर हैं? 60 डिग्री पर है। आपको बताना है कि एफ नेट, या जिसको अपन सिंपल भाषा में आर बोलते हैं, वो कितना होगा, और आर का आपको मैग्नीट्यूड मतलब आर का परिमाण भी बताना है, और आर की दिशा भी बतानी। चलिए ट्राई कीजिए। सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे। एससी वर्मा के क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल कराएंगे। आप लोग इस बेसिक्स तो कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एससी वर्मा के क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। राहुल शर्मा सर एक बार और समझा दीजिए। बेटा जी वापस देख लो, बहुत सिंपल था। फॉर्मूला का लगाना होता है सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला ये लगेगा, ए बी आपका एफ है, बी भी आपका एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल कितना दिया हुआ था? 120 दिया हुआ था। कॉस 120 का मान कितना होता है? माइनस का हाफ होता है। तो जैसे ही आप कॉस 120 की जगह माइनस का हाफ लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर, प्लस के एक एफ स्क्वायर से माइनस का एक एफ स्क्वायर चला गया, आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? एफ होता है। तो परिमाण कितना निकल करके आ गया? एफ निकल करके आ गया। अब ये बात आती है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, हमें एंगल भी तो चाहिए, तो एंगल कैसे निकालते हैं? टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर दो, बी साइन 120 अपॉन ए प्लस बी कॉस 120। साइन 120 का मान कितना है? √3/2, और कॉस 120 का मान, कॉस 120 का मान है माइनस का 1/2। तो बस यहाँ पे अपन ने किया, तो एफ यहाँ देखो, यहाँ से जब एफ कॉमन निकलेगा, यहाँ से जब एफ कॉमन, चाहो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि एफ अपन ने कॉमन निकाल लिया, नीचे से ऊपर भी एफ है, ठीक है। तो एफ जैसे कॉमन आया, 1 - 1/2 बचा, अब एफ से एफ कट जाएगा। आगे कहानी ऐसी है, √3/2 डिवाइड बाय 1 - 1/2, एक में से आधा जाएगा तो प्लस का आधा बचेगा, उल्टा करके गुणा कर दो, 2/1 करके गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया, कितना निकल के आ गया? √3 निकल करके आ गया। अर्थात टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी? √3 हो गया। 10 का कौन से डिग्री के ऊपर मान √3 आता है? 60 डिग्री के ऊपर, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। सर कॉस्ट 120 डिग्री माइनस में आएगा? हाँ जी माइनस में है, देख लो यहाँ भी माइनस में रखा है, यहाँ भी माइनस में रखा है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करना भी बेहद आसान है, याद रखना है सारा रिजल्ट, आप सारा रिजल्ट याद रखना कि 120 डिग्री के ऊपर दोनों का सेम में रिजल्ट क्या आ रहा था, फिर हमने बहुत सारे रिजल्ट और निकाले थे, 90 डिग्री पर रिजल्ट क्या रहते हैं, सारे रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, आने वाले समय में काम आएंगे। चलो करें सॉल्व, चलिए एंजॉय करिए आगे की पढ़ाई को। हाँ बेटा जी, आर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल नहीं लग रहा आपको? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू, शुरू करें, ए स्क्वायर, हु इज ए? एफ। बी कौन है? एफ। 2f इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है पता है? कॉस 120 होता है माइनस का आधा, और कॉस 60 होता है प्लस का आधा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ, और कॉस 60 हो गया 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू √3f स्क्वायर। तो अलग अलग कर दो, 3 का हो जाएगा √3, f स्क्वायर का हो जाएगा f, तो यहाँ से f नेट कितना आ गया, मतलब एक तरह से r कितना आ गया? √3f। तो याद रखें, अगर दो वेक्टर एक जैसे परिमाण के f और f एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे हो, तो उनका परिणाम में कितना आता है? √3 इंटू एफ के बराबर आता है। बहुत बच्चों का आंसर अच्छा आ गया, सही आ गया आंसर, सही है सही है। सर कॉस 120 डिग्री वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये 11वीं क्लास में ट्रिग्नो में सीखना होता है, 10th क्लास में भी सीखना होता है, इतना मुश्किल नहीं है बेटा जी, ऐसे काहे को डरते हो। अब टेन अल्फा निकालें, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या, फटाफट लगाओ, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डरने का नहीं रे बाबा,
बी साइन थीटा, बी कितना है, एफ है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। करो करो करो। किया क्या यार, तुम लोगों के भरोसे कोई चीज छोड़ नहीं सकते ना। cos 60 डिग्री, चलो करते हैं। कहाँ चलें, आगे चलते हैं। तो यहाँ करते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू, कहाँ थे हम लोग, एफ साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय एफ प्लस एफ कॉस 60 डिग्री। एफ से एफ कट जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2, साइन 60 √3/2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस का, तो एफ कॉमन आउट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, तो √3/2, 3/2 को घुमा के लिख दो 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया ये √3/3। यस और नो। मेरा 10th का रिजल्ट आ गया है, बढ़िया है। कैसा रहा रिजल्ट, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू √3/3 है। तो √3/3 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ, √3/3 कैसे निकालेंगे। √3 ऊपर है, 3 क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ गया 1/√3। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। टेन अल्फा कौन से मान पे 1/√3 होता है, जब टेन 30 डिग्री होता है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो अल्फा का मान कितना निकल के आ गया 30 डिग्री निकल करके आ गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहें भी तो टेस्ट कर सकते हैं कि इनका जो समांतर चतुर्भुज पूरा होगा वो ऐसे पूरा होगा। अब कर ही रहे हो तो अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज पूरा होगा ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे लेके जाना ऐसे। ये गएगा ऐसा, यस ठीक है। तो अब इनका जो कॉमन विकर्ण है, कॉमन विकर्ण कौन सा है इनका, ये वाला है, ये परिणामी होगा। इसका मान कितना आ रहा है √3f, और इसका ये जो एंगल है ये कितना आ रहा है 30 डिग्री। डन, पक्का। तो समझ में आ गया, जब दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर होंगे, तो यदि दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर हों तो उनका जो परिणामी है वो कितने एंगल पे आता है बेटा जी, इनका जो परिणामी है वो आएगा 30 डिग्री पर। दोनों वेक्टर बराबर होंगे अगर, तो एग्जैक्ट सेंटर से जाएगा। डर डन, 87.8%, वेरी गुड वेरी गुड। शिवराम चौधरी कह रहे हैं सर वापस समझाओ, कल की क्लास में आए थे बेटा जी, कल की क्लास में आए थे, कल की क्लास में आए थे आप बच्चे, जो बच्चे कल की क्लास में थे हाथ ऊपर करो, क्योंकि कल की क्लास में अपन सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, आज तो बस उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस की। तो कल की क्लास में आपको सिखाया था कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से कुछ एंगल पर हों तो वहां पे अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं परिणामी, राइट। डन, वापस समझा दें एक बार, बहुत सिंपल था, वापस समझ लो बेटा। दो वेक्टर एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल पे हों या 60 डिग्री के एंगल पे, एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे दो वेक्टर थे, एक वेक्टर एफ था, दूसरा वेक्टर भी एफ था, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर थे, तो फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab cos थीटा, f² + f² + 2f × f cos 60 डिग्री। सही है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, और cos 120 कितना होता है माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, तो f² + f² + 2f 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया f² + f² + f², कितना निकल के आ गया √3
एफ स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे थे कल की क्लास में। √3f² का देखें तो कितना आ रहा है, √3f, मतलब जो परिमाण निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, √3f आ रहा है। अब अगला केस है, एंगल चेक करते हैं कितने एंगल पे बनेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। पुट करेंगे वैल्यू, f रखेंगे तो f sin 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में, 60 डिग्री है, तो f sin 60 डिग्री अपॉन f प्लस f cos 60 डिग्री। मजा आ गया। मान पुट करते हैं इनके, sin 60 डिग्री होता है √3/2। आपने चीज नोटिस करी, sin 60 डिग्री और sin 120 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, √3/2। क्यों होता है ऐसा बताऊं, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा। sin 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sin, या sin 120 डिग्री को अपन लिख सकते हैं sin 120 को लिख सकते हैं sin 80 माइनस 60, और sin 80 माइनस 60 मतलब ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, ASTC साइन पॉजिटिव है तो ये निकल के आ जाएगा सिंपल साइन 60 डिग्री, और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, तो साइन 60 एज इट इज निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/, और साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसलिए साइन 120 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है √3/2। मैथ्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बायो वालों के तो ऊपर से जाएगा बिल्कुल। अब मैथ्स वाले बच्चे देखो, cos 120 की वैल्यू क्यों माइनस की 2 होती है, cos 120 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 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 180 माइनस 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू, ध्यान देना 180 माइनस 60 सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आपको याद होगा ASTC, केवल साइन, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा माइनस का, और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, माइनस का cos 60, cos 60 कितना होता है आपको पता है 1/2, तो ये आ गया माइनस का 1/2, इसलिए cos 120 माइनस का 1/2 होता है, और साइन 120 जो है वो प्लस का √3/2 होता है। साइन 120 और साइन 60 वैल्यू बराबर होती है, cos 120 और cos 60 की वैल्यू तो बराबर है, बस साइन में नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क रहता है। सर आप मैथ्स से हो, हाँ जी मैं मैथ्स से हूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो हो गया, आगे बढ़े, अगला प्रश्न करें। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर हमें ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख लो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना, √3/2, और कॉस के लिए याद कर लो, कॉस 120 डिग्री इज माइनस का 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री इज प्लस का 1/2। मैथ्स वाले बच्चे टेबल को इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी मैं एक क्लास लूंगा इस तरह की जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो अब एक काम करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं तड़कता भड़कता हुआ, सॉल्व करिएगा उसको, सॉल्व करोगे ना बच्चा, सॉल्व करोगे बच्चा, करोगे सॉल्व, ठीक है। दो बल जिनके परिमाणों का अनुपात दो बल जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है का परिणामी 28 न्यूटन है। यदि दोनों बलों के मध्य कोण 60 डिग्री हो, यदि दोनों बलों के मध्य कोण 60 डिग्री हो, तो दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करें। सॉल्व करो इस प्रश्न को, एकदम टटुंदर प्रश्न है, एकदम हलवा, एकदम मक्खन क्वेश्चन, कर दोगे आप लोग मुझे यकीन है, सॉल्व करो।
करो। सर प्रणाम। सर मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं आपकी क्लास पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। मैं फिजिक्स में 1 महीने गति पर हूँ। मैं आपको पहली बार लाइव देख रहा हूँ। बस इतना कहना है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। अरे भैया, नहीं 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 नहीं, भगवान भगवान कहीं नहीं है हम। बस हम एक छोटे से शिक्षक हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। जो मुझे आता है मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ, बस इतना ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो सॉल्व करें प्रश्न। पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से। अब ध्यान से सुना करो क्वेश्चन को, अच्छे से दिमाग में इमेजिन करना चाहिए क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि दो बल हैं जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है। मतलब दो बल है, मान लो एक बल F1 है और एक बल F2 है। दोनों जो बल हैं, इन दोनों बलों का जो अनुपात है F1/F2 वो कितना है? 3:5 है। अब जब ऐसे कभी दिया होता है ना, तो थोड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है इनका जो है इस तरह से हो, 15/25 भी हो सकता है F1 15 हो, F2 25 हो। तो 5×3=15, 5×5 अनुपात कितना आ रहा है? 3/5 आ रहा है। अनुपात आपको 3/5 दे रखा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक 6 हो और एक 10 हो। तो 2×3=6, 2×5=10, तो भी अनुपात 3/5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर F1 और F2 कभी भी ऐसे अनुपात दिया होता है और अलग अलग राशि का पता लगाना होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि F1 जो है वो 3x है और F2 जो है वो 5x है। तभी तो 3x/5x किया तो x से x कट गया और अनुपात कितना आ गया? 3/5। अगर उस x का मान हमको मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली F1 कितना था और एग्जैक्टली F2 कितना था। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी आपको इस तरह से अनुपात में दे रखा हो और आपको अलग अलग निकालना हो, तो अनुपात के हिसाब से मान लेना। जैसे F1/F2 3:5 दे रखा है, तो F1 को 3x और F2 को 5x मान लेना। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम x का मान निकालें। तो इसने कहा है कि दो बल जिनके परिमाण, परिमाण मतलब होता है वैल्यू, जिनके वैल्यू का अनुपात 3:5 है, हमने मान लिया एक 3x है दूसरा 5x है, का परिणामी 28 न्यूटन है। जय माता दी। मतलब इन दोनों का जो परिणामी है, जिसको हम बोल सकते हैं एफ नेट, वो कितना निकल के आ रहा है? 28 न्यूटन दे रखा है। दोनों बलों के मध्य कोण 60 डिग्री है। मतलब इनके बीच में जो थीटा का मान है वो कितना है? 60 डिग्री है। दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करें, मतलब आपको एग्जैक्ट F1 कितना है वो बताना है और एग्जैक्ट F2 कितना है वो बताना है। प्रश्न समझ में आया? जितने भी विद्यार्थी लाइव कक्षा में हमें देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। दो वेक्टर, दो बल हैं, उनका परिमाणों का अनुपात आपको दे रखा है। हमने मान लिया कि एक 3x है दूसरा 5x है। अब हमें ये कहा कि उन दोनों का जो परिणामी है, जिसको हम लोग R भी कहते हैं, वो कितना है? 28 न्यूटन है। और दोनों बलों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। अब हमें ये पता लगाना है कि दोनों बल एग्जैक्टली कितने कितने। शुरू करें, चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? R = पहले वाले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले बल का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। ऐसे ही होगा भाई। अगर एक बल होता है A और दूसरा बल होता है, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? A√A² + B² + 2AB cos थीटा। एक बल यहाँ पे आपका F1 है, दूसरा बल F2 है, तो यहाँ क्या बनेगा? F1 + F2² + 2F1F2 cos थीटा। आपको बता भी रखा है कि पहला वाला वेक्टर F1 और दूसरा वाला जो वेक्टर F2, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन ने बोल रखा है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। R का मान दे रखा है क्वेश्चन ने ऑलरेडी, आपको कितना है? 28 है। 28 = F1²। कितना है F1? 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस F2²। F2 कितना है? 5x। 5x का स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 5x × cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये हो गया √3x² कितना हो गया? 9x²। तो 9x² प्लस 25x² प्लस cos 60 डिग्री होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 15x²। कर सकता हूँ डायरेक्ट? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो, गलत थोड़ी कर रहा हूँ। डायरेक्ट cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है? cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 या 15 और x × x x²। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये?
25 और 15 40, 40 और 9 49, तो ये आ रहा है 49 x² का अंडर रूट। 49 का अंडर रूट हो गया 7 और x² का हो गया x, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 28। तो यहां से दिमाग लगाएं, तो यहां से निकल के आ रहा है 7x इज इक्वल टू 28, 7 चौक 28 होते हैं, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो अब अगर x का मान 4 आ चुका है तो आप अलग अलग बल निकाल लोगे। ये बल होगा 3 × 4, 4 तिया 12 न्यूटन, आपका पहला वाला आंसर। और दूसरा बल होगा 5 × 4, 5 चौक 20, यह हो गया आपका आंसर नंबर 2। और 12/20 कर रहे थे अपन, तो जब 12/20 करेंगे तो आप जानते हो आप इसको काटोगे तो कुछ इस प्रकार से कटेगा कि 4×5 = 20, 4 तिया 12, अनुपात कितना आ रहा है 3:5, एकदम सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चमका, प्रश्न चमका आया समझ में? वेक्टर के संबंधित क्वेश्चन, परिणामी सदिश से संबंधित क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं हुआ ऊपर से गया? मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, गुड। अब एक और क्वेश्चन करें, पक्का मक्खन? जल्दी से कमेंट में लिख दो मक्खन। चमक गया। MP44 गेमर कह रहे हैं सर जी ऊपर से गया, ऊपर से गया इसलिए शायद हो सकता है पुरानी क्लास आपने ठीक से नहीं पढ़ी होगी। एक बार पुरानी क्लास को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप कह रहे हैं तो हम एक बार आपको वापस बता देते हैं। यहाँ पे दो बलों का अनुपात दे रखा था, जब भी आपको दो बलों का अनुपात दिया हो, आप पहले वाले बल को जो अनुपात है उससे x गुणा करके लिख दीजिए कि भाई वो 3x होगा, दूसरा 5x होगा। उसके बाद कह रखा था कि इन दोनों बलों का जो परिणामी है वो 28 न्यूटन है, मतलब हमको इन दोनों का जो परिणामी r है उसका मान दे रखा था 28। फिर हमें ये कहा गया था कि इन दोनों बलों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो अगर दोनों बलों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो मजा ही आ गया। हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट f1² + f2² + 2f1 f2 cos 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाया, यहां से x का मान आ गया, जब x का मान आ गया तो f1 f2 का इंडिविजुअल मान निकल करके आ गया। चलो बढ़े आगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से आपकी क्या हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने से आपकी, और एक बार क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस हो गई ना बेटा, तो फिर आपको जब मैं शीट दूंगा क्वेश्चंस की तो उसको करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, शीट करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो दिए गए सदिशों के परिणामी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः, अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः 17 न्यूटन व 7 न्यूटन है। दो दिए गए सदिशों के परिणामी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः 17 न्यूटन व 7 न्यूटन है। यदि ये दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो परिणामी सदिश ज्ञात करें। चलो बेटा जी प्रश्न सॉल्व करो। यहां पे समझ सकते हो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें। एंगल नहीं पूछ रहा वो आपसे, केवल परिमाण पूछ रहा है। करोगे? चलो करते हैं, सॉल्व करो क्वेश्चन।
आज इस तरह के क्वेश्चन कर लो, फिर अगले क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। करिए सॉल्व। आंसर्स आने लगे हैं, रुझान आने लगे हैं। हाँ जी, किया। बढ़िया, गौर फरमाइए, बहुत मजा आएगा। आपको दे रखा है कि दो सदिश हैं, मान लेते हैं वो दो सदिश ए और बी हैं, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। उन दोनों सदिशों का जो परिणामी है उसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः 17 न्यूटन और 7 न्यूटन है। मतलब जो दो सदिश आपके पास हैं उनका जो परिणामी है उसका न्यूनतम मान 7 हो सकता है और अधिकतम मान 17 हो सकता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि ये दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, यदि ये दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो तो इनका जो परिणामी आएगा उसका मान बताइए। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो मजा ज्यादा आएगा, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो ऊपर से जाएगा। ये कह रहा है कि दो सदिश हैं आपके पास ए और बी, जिनको अगर अपन अलग 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 एंगल पे रखें तो अलग अलग प्रकार के परिणामी आएंगे। तो उसने परिणामी की रेंज दे रखी है आपको कि वो जो दो सदिश हैं उनको अलग अलग किसी भी एंगल पे आप रख के देखो, मिनिमम वो 7 न्यूटन हो सकते हैं और मैक्सिमम वो 17 न्यूटन हो सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी कि दो सदिश हैं आपके पास ए और बी, उन दो सदिशों को अलग अलग एंगल पे रखने पर आपको पता है कि उनका परिणामी अलग अलग आएगा। तो क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि उन दो सदिशों के लिए न्यूनतम वैल्यू 7 हो सकती है और अधिकतम वैल्यू 17 हो सकती है। एक बात, सवाल वो ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ यदि ये दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हों तो इनका परिणामी कितना आएगा। अब हमको पता है कि यहां अगर 90 डिग्री पर है तो परिणामी का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है, आपको अच्छे से पता है कि अगर 90 डिग्री पर हो, हम लोगों ने क्लास में, कल की क्लास में पढ़ रखा है कि अगर 90 डिग्री पर हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर 90 डिग्री पर हो दोनों तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आर का मान बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो आर का मान है वो होगा सिंपल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत लंबा करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत लंबा करने की आपको जरूरत क्यों नहीं है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, वो पूरी टर्म ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अब ये फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं कि जब वो दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो वैल्यू कितनी होगी। परंतु यहां एक समस्या है, हमारे पास ए भी नहीं है और हमारे पास बी भी नहीं है। ए और बी का मान निकालने के लिए ही उसने आपको ये जानकारी लिख करके दी है। अब इस जानकारी को अगर आप समझेंगे तो मैंने आपको पहले क्लास में समझाया है कि आपका जो आर है उसका न्यूनतम मान होता है ए और बी के बीच का अंतर और अधिकतम मान होता है ए और बी के बीच का योग। ये तो पढ़ रखा है आपने। इसका न्यूनतम मान होता है ए और बी के बीच का अंतर और अधिकतम मान होता है ए और बी के बीच का योग। अब यहाँ एक छोटी समस्या और है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है ये हमें पता नहीं है, और यहां हमें पहले उसको रखना होता है जो बड़ा हो और बाद में उसको रखना होता है जो छोटा हो। तो इस केस में हमें नहीं पता कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, हमें बस इतना पता है कि इनके बीच का जो न्यूनतम अंतर है वो 7 है, इनके बीच का जो अंतर है वो 7 है। तो ऐसे केस में हमें मानना पड़ता है कि हम किसी एक को बड़ा मान लें। तो हम एक करते हैं कि हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ए बड़ा है बी से। इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, ये ए माइनस बी से बड़ा है आर और ए प्लस बी से छोटा है। ए माइनस बी का मान क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 7 है। ए प्लस बी का मान भी क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि अधिकतम वैल्यू कितनी है, 17 है। इनको ऐड करोगे बी से बी कट जाएगा, ए 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो यहां से 20 आया क्या, नहीं, 17, 17 और 7, 17 और 7। तो यहां पे ये आ गया आपका, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, ए माइनस बी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ए प्लस बी आपको 17 दे रखा है। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
24 हो जाएगा। ये बात एकदम सही है। अगर 2a इज इक्वल टू 24 हो गया तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आएगा 24/2, दैट इज योर 12। तो a का मान कितना आ गया 12 आ गया। और अगर a का मान 12 आ रहा है तो आप ध्यान दें a माइनस बी इज इक्वल टू आप 12, एक मिनट, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 7 है। a का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 माइनस बी इज इक्वल टू 7 है। b को इधर ले आओ, 7 को उधर भेज दो, 12 में से 7 गए तो b आ जाएगा। यहाँ से b का मान कितना निकल के आ गया 5 निकल करके आ जाएगा। तो a और b दोनों के मान निकल के आ गए 12 और 5, 12 और 5। बताएं कोई दिक्कत? कमेंट करके बताओ यार, ऐसे मत करो, कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि सर जी आपने ये प्रश्न किया हमें पल्ले पड़ गया है, a माइनस बी से बड़ा होगा और a प्लस बी छोटा होगा। हमने यहाँ पे मान लिया कि a बड़ा है। अगर a बड़ा है तो आप समझें इस बात को कि r a माइनस बी से a प्लस बी तक रहेगा। r 7 से 17 है, मतलब a माइनस बी 7 है, a प्लस बी 17 है। इक्वेशन को ऐड किया, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 24 आ गया, a इज इक्वल टू 12 आ गया। कहीं भी मान रख सकते हो आप a का। आपको पता है a माइनस बी बराबर 7 है, a का मान 12 यहाँ पे रख दो, b का मान निकल के आ जाएगा। या फिर यहाँ भी कर सकते हो आप, यहाँ a का मान 12 रख दो, b का मान 17 माइनस 12 5, वैल्यू वही आएगी और b की वैल्यू 5 ही आएगी। तो मेरे हिसाब से आपने a और b की वैल्यू अच्छे से निकाल ली है, a और b की वैल्यू अच्छे से निकाल ली है। बताओ जी। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारा साथ मत छोड़िएगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे बेटा, चिंता मत करो। बस हाँ, अगर आप लोग ऐसे ही रेगुलरली आकर के क्लास में अच्छे से दिल लगा के पढ़ते रहोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है। अब हम लोग यहाँ r के वैल्यू में फॉर्मूला r के इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, वहां से उठाओ 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से उठाओ 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 169 है ना, और अंडर रूट 169 कितना होता है 13, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो आर का मान कितना आएगा 13 आएगा। अब आर का मान 7 से 17 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 7 से 17 के बीच में 13 भी आएगा। 13 कब आएगा जब दोनों एक दूसरे से 90 पे होंगे। अब ये एंगल आप धीरे धीरे चेंज करते रहो, वैल्यू 7 से 17 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये चीज है, मजा आ गया। कल जो आपने पढ़ा आज उससे संबंधित प्रश्न करके मजा आ गया। अब मजा ही आना चाहिए, मजा नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मजा है तभी तो पढ़ाई है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने कवर किया। अब आपको धड़ाधड़ धम 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 एप्लीकेशन के ऊपर जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और अगली क्लास में मैं खूब सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसके, मजा आ जाएगा आपको एकदम से। तो आप लोगों को एक काम करना है कि आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। इसके जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है वो सारी थ्योरी आपको अच्छे से रिवाइज करके रखनी है। जितने भी क्वेश्चन, सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है वेक्टर की अभी तक। इससे संबंधित जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 की ये कंप्लीट थ्योरी है। एक साथ ही मैं आज इसकी पीडीएफ फिर से अपलोड करवा दूंगा, तो आराम से आप देख लेना। और जितने क्वेश्चन आपने किए हैं और जो जो रिजल्ट निकल करके आया वो रिजल्ट आपको भूलना नहीं है और रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, बट उसके थोड़ा सा इंतजार करो, अगली क्लास में आपको हम और अच्छे क्वेश्चन दे देंगे। आपको शीट मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ पे आपको इससे संबंधित बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जिसका जो भी बैकलैग चल रहा है इस सैटरडे संडे बैठ करके खत्म कर लीजिए। मंडे से सभी बच्चों को लाइव क्लास में आकर के फुल मस्ती करनी है, फुल धमाल करना है, फुल पढ़ाई करनी है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।